आप सभी को नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगन्नाथ मिश्रा और हमारी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत प्रसिद्ध लाइन है जिसके माध्यम से मैं आज की इस खास बातचीत को शुरुआत करना चाहूँगा। जो पर्वतों से टकरा जाए उसे तूफ़ान कहते हैं, जो पर्वतों से टकरा जाए उसे तूफ़ान कहते हैं और जो तूफ़ानों से टकरा जाए उसे युवान कहते हैं। ऐसे क्रांतिकारी युवा नेतृत्वकर्ता हमारे साथ में पूर्व छात्र संघ महामंत्री साकेत महाविद्यालय से और परशुरामपुर द्वितीय से पूर्व जिला पंचायत प्रत्याशी रह चुके हैं। ऐसे हमारे युवा नेताजी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। आज तमाम सारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे साथ आप जुड़े सर। हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हम जानना चाहेंगे कि आपके जीवन में ये नेता बनने की चाह कहाँ से पैदा हुई, क्योंकि आप सर छात्र राजनीति से ही जुड़े हुए हैं, छात्र जीवन से। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि नेता बनने की चाह नहीं पैदा हुई, एक सेवक बनना चाहे हैं सदैव हम जनता के बीच में, जी और एक सेवक के तरीके से काम भी किए हैं। नेता बनने की चाह नहीं पैदा हुई क्योंकि महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि लोकतंत्र के मंदिर में यहाँ के भगवान, यहाँ की जनता जनार्दन, जी नेता तो बस एक सेवक का काम करते हैं। जी। जी। इस बीच में आप विद्यार्थी जीवन से साकेत महाविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव लड़े और महामंत्री बने आप। उस टाइम पे आपको सर कैसा लगा? छात्र संघ का चुनाव एक उद्देश्य तो नहीं था कि किसी राजनीति में आया जाए या छात्र जी संघ का चुनाव लड़ा जाए। यहाँ से शिक्षा दीक्षा के लिए हम निकले थे अपने घर से, लेकिन वहाँ पहुंचकर साथी विद्यार्थियों ने जी हमें एक प्रोत्साहन दिया कि भाई आप चुनाव लड़िए, और तमाम विद्यार्थियों ने, तमाम छात्र छात्राओं ने जी हमें एक उत्साह दिया, कि उत्साहवर्धन किया कि आप क्षेत्र की तमाम समस्याओं को या महाविद्यालय की तमाम समस्याओं को, एक राजनीति में आने का प्रोत्साहन हमें छात्रों द्वारा ही मिला। जी फिर हम छात्र संघ का चुनाव लड़े। छात्र संघ का चुनाव हमारा काफ़ी विवादों भरा रहा, जी लेकिन 1162 मत हमें मिले। जी वहाँ के छात्र छात्राओं का इतना सहयोग, इतना अपार विश्वास, एक वहाँ की जो बहनें थीं, छात्राएं थीं, बहनें थीं, एक भाई के रूप में जिस तरह हमें कार्य करने के लिए प्रोत्साहन किया, वहाँ के छात्र जिस तरह हमें, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, एक छोटे भाई के तरीके से अगुवा बनाने के लिए जिस तरह हमें एक पथ पर प्रदर्शित किया, जी उसके लिए मैं सदैव ऋणी रहूँगा। नाम हमारा वहीं से आता है। राजनीति में एक जुड़ने का प्रमुख कारण छात्र राजनीति है। छात्र संघ में मैं महामंत्री रहा, उसके लिए मैं अपने महाविद्यालय के छात्र छात्राओं का तहे दिल से आभार व्यक्त करूंगा। दूसरी चीज़, वहाँ के अध्यापकों द्वारा जिस तरह शिक्षा दीक्षा एवं संस्कार मिले, वह बड़ा ही मानवीय था, जी और आज भी वह समय याद आता है तो हृदय गौरवित हो जाता है। जी जी। सर, जब आप महामंत्री वहाँ से चुनाव जीत गए, महामंत्री बन गए, फिर उसके बाद में आप जब अपने क्षेत्र में आए तो फिर आपके मन में आगे का क्या प्लान आया कि अब मुझे यहाँ से क्या करना है? देखिए, जब हम वहाँ से अब राजनीति में, हम वहाँ से छात्र राजनीति से जब वहाँ से निकले तो अपने क्षेत्र में आए। क्षेत्र में हमने देखा कि तमाम विभिन्न समस्याएं हैं। जी गरीबों का जिस तरह शोषण किया जा रहा है क्षेत्र में, हम गए अपने, हम परशुरामपुर द्वितीय क्षेत्र में अपने गए, परशुरामपुर ब्लॉक में अपने पूरे चले। हमने देखा वहाँ जिस तरह एससी और बैकवर्ड बिरादरी, ज़्यादातर इन लोगों का जिस तरह शोषण किया गया, खासकर एक, मैं किसी बिरादरी पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन इन बेचारों का जिस तरह शोषण किया गया, उनकी आवाज़ उठाने के लिए, दबे कुचले लोगों को दबाया और जा रहा था। हाँ, उनकी आवाज़ उठाने के लिए मैंने ये सोचा कि नहीं, मुझे कुछ करना है। तो फिर मैं छात्र राजनीति से वहाँ से विदाई लेके आ गया अपने क्षेत्र की राजनीति के लिए। राजनीति क्या, सेवा के लिए मैं आया था, और सेवा आज भी कर रहा हूँ, सदैव करूँगा। जैसा कि अभी विशाल भैया ने खुद ही बताया कि आप सुन भी रहे हैं कि शोषित, दबे कुचले, वंचित लोगों की आवाज़ बनकर आप छात्र राजनीति के बाद में आप क्षेत्र में उभरे। उसके बाद में
आप महामंत्री का चुनाव जीत गए, फिर परशुरामपुर आप आए, यहाँ एक युवा क्रांतिकारी नेता बनकर उभरे। आपका चेहरा, आप वहाँ जब चुनाव जीते उसके बाद में आप क्षेत्र में नहीं थे, फिर भी सर आपने अभी जैसा बताया कि मुझे इतना मत मिला, इतना सहयोग मिला, पूरा यहाँ पे एकदम तूफान सा जैसे आ गया था, इतना आपका नाम चल रहा था, इतना लोग आपके प्रशंसक फैन वैसे बन गए थे बिना आपको देखे हुए। अरे ये तो भगवान की, भोलेनाथ की कृपा थी और यहाँ के क्षेत्रवासियों ने जिस तरह मुझे सहयोग और प्यार दिया, क्योंकि मैं यहाँ जब क्षेत्र में उतरा तो मैंने देखा जो मेरे जानते हुए मैं जब यहाँ विद्यालय में पढ़ रहा था, 10वीं और 12वीं का मैं जब यहाँ छात्र था परशुरामपुर में, तो मैं देख रहा था कि जो लोग साइकिल से और मोटरसाइकिल से जो लोग चलते थे जी, वो जब मैं वहाँ ग्रेजुएशन करके वहाँ छात्र राजनीति करके अपने क्षेत्र में आया तो यहाँ वही लोग राजनीति को एक व्यवसाय के तरीके से इस्तेमाल करके और एक जिस तरह बुलंदी पर चढ़ने लगे और दबे कुचले लोगों का शोषण जिस तरह हो रहा था, वो देखकर मुझे बहुत हृदय बहुत भर गया। इसलिए मैंने उनकी आवाज़ उठाने के लिए यहाँ भी एक मुद्दा बनाया कि मुद्दा मतलब जैसे एक होता है कि भगवान की पूजा करने के लिए एक माध्यम चाहिए हमें, मंदिर जी, क्योंकि हम मंदिर इसलिए जाते हैं कि हमें कि वो माध्यम होता है जी, तो इसलिए हमने सोचा कि राजनीति एक सेवा करने का एक माध्यम है। जी, हाँ, ये जरूर है कि बिना राजनीति के भी सेवा की जा सकती है, क्योंकि समाज इस तरह हो गया है कि राजनीति करना एक, किसी अधिकारी के पास जाइए तो पहले ये बताइए मैं कौन हूँ, आपको प्रस्तुत करना पड़ता है। जी, इसलिए मैं राजनीति में उतरा और यहाँ की जनता जनार्दन का जिस तरह प्यार, जिस तरह सहयोग रहा, उसके लिए मैं सदैव उनका ऋणी रहूँगा और उनकी आवाज़ उठाने के लिए मैं हर स्तर तक जाकर काम कर सकता हूँ। जी, जी, क्योंकि सर इसके बाद में सन 2015 में आप जिला पंचायत का चुनाव लड़े, लेकिन इतना सब कुछ होते हुए, आपकी इतनी लोकप्रियता होते हुए, फिर भी कहीं ना कहीं दुर्भाग्यवश आपको चुनाव में हार का सामना सर करना पड़ा। जी, दुर्भाग्यवश तो नहीं कहा जा सकता और दुर्भाग्यवश भी कहा जा सकता है, इसलिए क्योंकि यहाँ की जनता ने जितना मुझ पर भरोसा किया। जी, मैं जब जिला पंचायत का चुनाव लड़ा था, महज मेरी उम्र 21 साल की थी। जो 21 साल एक वो होता है वयस्क नागरिक की, हाँ वयस्क नागरिक 18 साल की उम्र पे हो जाते हैं, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए 21 साल की उम्र चाहिए कम से कम। मैं 21 साल पे अपना नामांकन किया, पर्चा दाखिला किया। यहाँ की जनता ने जिस तरह 5,500 6,000 मत जितना मुझे मिला, उस समाजवादी सरकार के खिलाफ मैं चुनाव लड़ा। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी था। माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेतागण ने जिस तरह मेरा सहयोग किया, उसके लिए मैं उनका सदैव ऋणी रहूँगा। यहाँ की जनता जनार्दन ने जिस तरह मुझ पर विश्वास किया, यहाँ की माताओं बहनों ने, गार्जियन, क्योंकि सर उस टाइम पे हम देख रहे थे, चुनाव था, मैं भी इसी क्षेत्र में था। जैसे सांसदी और विधायकी का चुनाव होता है, उससे कहीं ज़बरदस्त आपका माहौल और आपका उस टाइम पे जलवा पूरा चल रहा था चुनाव में। जलवा नहीं, वो तो सब भाइयों की कृपा थी। बाकी तो ये व्यवस्था थी कि समाजवादी सरकार में इस तरह की व्यवस्था थी कि वहाँ जब फ़ोन जाता था, मंत्री जी फ़ोन करते थे तो यहाँ के थाना अध्यक्ष ये कहते थे कि हाँ ठीक है मंत्री जी, हम उनको उठा ले रहे हैं। उस विपरीत परिस्थिति में जिन जिन लोगों ने मेरा साथ दिया है, मैं उनके लिए, यदि उन्होंने मेरे लिए पसीना बहाया है, मैं उनके लिए अपना खून बहा सकता हूँ और बहाऊँगा और निरंतर उनकी सेवा में लगा रहूँगा। राजनीति तो एक माध्यम है, मैं भले किसी राजनीति का पदाधिकारी रहूं या ना रहूं, लेकिन यहाँ की जनता जनार्दन का मैं सदैव ऋणी रहूँगा, उनके लिए सदैव मैं तत्पर रहूँगा। भारतीय जनता पार्टी से मैं यहाँ चुनाव लड़ा क्योंकि केंद्र में सरकार थी, राज्य में सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार थी। माननीय मंत्री जी हमारे बहुत खिलाफ थे, राजकिशोर सिंह जी। उन्होंने तमाम यातनाएं दी मेरे लोगों को या मुझे, लेकिन मैं निरंतर तटस्थ रहा उस बीच। और जिस तरह प्रताड़ित किया गया आपको उस टाइम चुनाव में कि ये पीछे हट जाए, युवा इतनी इनकी लोकप्रियता है तो इनको दबा दिया जाए, इनको पीछे कर दिया जाए, कहीं आगे ना आ जाएं। जी, ऐसा हुआ। हजारों हजार युवा कंधे से कंधा मिलाकर मेरे चल रहे थे, बिना खाए बिना पिए। जी, पता नहीं, ये भी नसीब नहीं होता था कि किसी समय सुबह के टाइम निकल रहे हैं, रात में पता नहीं
एक टाइम का खाना सही से नसीब होगा कि नहीं, लेकिन जिस तरह उन लोगों ने मेरा साथ दिया, मैं उसके लिए वो सदैव ऋणी रहूँगा और उनके लिए तत्पर रहूँगा। सर जैसे आप चुनाव तो लड़ रहे हैं, लेकिन इस टाइम में बहुत सारे नेता हैं, सब यही बोलते हैं कि मैं उनकी सेवा करने के लिए तत्पर रहूँगा, मैं उनके लिए ऋणी रहूँगा, उन्होंने हमारा साथ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा बहुत सारे लोग आज इस टाइम पे कम विश्वास करते हैं इन सब बातों को, तो वो ये जानना चाहते हैं कि आप चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं, आपका एजेंडा क्या है? क्योंकि चुनाव लड़ना, मैंने आपसे पहले भी कहा, चुनाव लड़ना एक मंदिर में जिस तरह हम भगवान की पूजा करते हैं तो मंदिर एक माध्यम होता है, इसलिए राजनीति भी एक माध्यम है जनता की सेवा करने का। क्योंकि यहाँ जिस तरह भ्रष्टाचार से लिप्त मैंने देखा परशुरामपुर में, जिस तरह नेताओं द्वारा भ्रष्टाचार, जो साइकिल से चल रहे थे, जो मोटरसाइकिल से चल रहे थे, वो आज सफारी, फॉर्च्यूनर और इंडिवर और मर्सिडीज और BMW से चल रहे हैं। स्थिति परिस्थिति को देखकर मैंने ये सोचा, हाँ ये ज़रूर है कि यहाँ की जनता को विश्वास नहीं करना चाहिए, यहाँ के नेता इतने भ्रष्टाचार से लिप्त हैं, लेकिन आज भी आप क्षेत्र में कहीं उतरिए तो आप किसी से भी पूछ सकते हैं, किसी के यहाँ शादी ब्याह हो, किसी के यहाँ भंडारा भाग हो, तो या किसी के यहाँ मरनी करनी हो, या किसी का XYZ कोई काम हो, चाहे थाने का काम हो, चाहे ज़िले का काम हो, चाहे तहसील का काम हो, मैं उनके हर कार्य में उनके साथ निहित रहता हूँ, कंधे से कंधा मिलाकर चलने का प्रयत्न करता हूँ। और यहाँ की जनता ये बता सकती है कि हाँ मैंने उनके लिए कितना किया या मैं उनके लिए कितना कर सकता हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं उनसे कहना चाहता हूँ, उन्होंने जितना मेरे लिए किया है, मैंने अभी उनका उपकार नहीं चुका पाया हूँ मैं। तो हाँ ये ज़रूर उनको आशा देता हूँ, अभिलाषा देता हूँ कि उनके हर सुख दुख में मैं शामिल रहूँगा। सर अभी सन 2015 में जिला पंचायत का चुनाव आप लड़े, लेकिन दुर्भाग्यवश आप हार गए, जैसा कि पहले ही स्पष्ट हो गया। लेकिन अब फिर आगामी अभी या 20 में या 21 में चुनाव होने वाला है। जी जी। इसमें सर आप फिर से चुनाव लड़ेंगे या इसको स्पष्ट कीजिए जनता के सामने। जी चुनाव लड़ना तो एक, अब तो चुनाव हमें लड़ना ही पड़ेगा इसलिए, और चुनाव बिल्कुल लड़ेंगे। चुनाव इसलिए लड़ेंगे क्योंकि जिन लोगों ने मुझ पर विश्वास किया, समाजवादी सरकार में जिस तरह लोगों ने मुझ पर विश्वास करके हजारों हजार लोगों ने एक साथ, एक काफिला ऐसे चलता था कि हजारों हजार युवा, हजारों हजार के आदरणीय यहाँ के राजनीति के अच्छे ठीक ठाक जो सम्मानित व्यक्ति मेरे साथ चल रहे थे, उनकी एक महत्वाकांक्षा एवं उनकी आशाओं को मैं उस बुलंदी तक ले जाना चाहता हूं कि परशुरामपुर की जनता इन भ्रष्ट नेताओं के भ्रष्टाचार में जो लिप्त हैं, इनसे मुक्ति पाए, इनसे छुटकारा पाएँ, ताकि समाज या अपने परशुरामपुर ब्लॉक, पहले तो मैं परशुरामपुर का निवासी हूं तो इसलिए परशुरामपुर को पहली प्राथमिकता देता हूं, तो पहले परशुरामपुर ब्लॉक को अपनी एक नई दिशा और दशा प्रदान करने के लिए मैं चुनाव लड़ूंगा और हर स्तर तक चुनाव लड़ूंगा और अपने साथ वालों को बिल्कुल एकदम किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देंगे, ये वादा। सर जैसे आप चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीत गए, उसके बाद में आपके मन में क्या ऐसा प्रोजेक्ट चल रहा है कि मुझे चुनाव जीतने के बाद में अपने क्षेत्रवासियों को ये तोहफा देना है? क्योंकि नेता लोग तो बहुत सारे प्रॉमिस करते हैं कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन उनसे अलग हटके आपके ऊपर जनता अगर भरोसा कर रही है तो फिर आप उनको क्या तोहफा दे रहे हैं? देखिए, सबसे पहला काम तो ये है कि क्षेत्र के दबे कुचले लोग हैं, किसी का मैं निचले स्तर की राजनीति कर रहा हूँ, मैं बहुत ऊंचे स्तर की राजनीति तो कर नहीं रहा हूँ कि मैं सफारी और फॉर्च्यूनर से जा रहा हूँ, कांच बंद है, गाड़ी का किसी को देखता नहीं हूँ। मैं ग्रामीण क्षेत्र का निवासी हूँ, मैं एक किसान हूँ, मैं किसान के दर्द को समझता हूँ। किसान के हित में जिस तरह फसलों का नुकसान हो रहा है, उनके फसलों की बीमा के लिए अभी देख लीजिए प्रधानों द्वारा या और पदाधिकारियों द्वारा जिस तरह भ्रष्टाचार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फसल बीमा योजना निकाली या सुकन्या विद्याधन या तमाम योजनाएं हैं, उनको प्रधानों को पहुंचाना चाहिए कि हाँ चलिए ठीक है भाई, ये हमारे क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाना चाहिए। अभी वो सारी चीज़ें नहीं पहुंची हैं। और किसान जिस तरह आज परेशान है, उन परेशानियों को सबसे पहली प्राथमिकता किसान हमारे लिए, तो किसानों की परेशानियों की मुक्ति। क्षेत्र में दबे कुचले लोग हैं, आज भी स्थिति ये है कि जो दबंग व्यक्ति हैं क्षेत्र में या गांव में,
उनकी व्यवस्था ये है कि जो छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनकी ज़मीनों पर अतिक्रमण फैला रहे हैं, उनकी ज़मीनों को जबरन कब्जा कर रहे हैं। कहीं नाली के माध्यम से नाली खोल लेंगे, कहीं ज़बरदस्ती दीवार जुड़वा लेंगे, क्योंकि वो बाहुबली हैं। उन बाहुबलियों से निजात पाने के लिए मैं एक कठोर से कठोर कार्रवाई करूँगा, उनसे क्रांतिकारी की तरह एक लड़ाई लड़ूँगा, जिस तरह चंद्रशेखर आज़ाद वो मेरे आइडियल हैं जी, उनके पद चिन्हों पर चलकर मैं क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं का समाधान करूंगा और एकदम तटस्थ रहूंगा। सर, ये कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, जिससे बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारा काम रुक गया है, पूरा देश बंद पड़ा हुआ है। पिछले 2-3 महीने से आप देख रहे हैं, लोग घरों में रह रहे हैं, डर की वजह से बाहर नहीं निकलते हैं। सर, उनके लिए आप क्या? देखिए, कोरोना तो एक बहुत परिस्थितियों को एक विपरीत दिशा दे चुकी है, और इससे हम लोगों को निजात पाने के लिए हम सबको एकत्र होके बस एक ही उपाय है इसका कि हम लोग आपसी दूरी बनाए रखें एवं अपने घरों में ज़्यादातर रहने का प्रयास करें, क्योंकि जनजीवन अस्त व्यस्त है कोरोना महामारी से। और एक चीज़ ये है कि जितना कम से कम हो सके, यदि हमारा जीवन रहेगा तो हम फिर से काम कर सकेंगे, पैसा कमा सकेंगे, अपने बच्चों को पढ़ा सकेंगे, अपने परिवार को चला सकेंगे। लेकिन जीवन ही नहीं रहेगा तो किस काम का है? तो सबसे पहली व्यवस्था तो यही है कि कोरोना से बचने के लिए अपने घरों में सब सेफ रहें, सुरक्षित रहें, जितना कम से कम हो सके कम से कम निकलें। हाँ, किसानी पर ध्यान दें, खेती बाड़ी पर ध्यान दें, वह एक महत्वपूर्ण अंग है। क्योंकि दाल चावल एवं सब्जी रोटी हमारा जो भी खाने की एक व्यवस्था है, एक उत्कृष्ट व्यवस्था है, सुदृढ़ प्रणाली है, वह एक निरंतर चलती रहेगी। व्यवसाय ठप है, लेकिन खाने पीने की व्यवस्था, जनजीवन अस्त व्यस्त है। कम से कम खर्चा करें, ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें, बस यही एक अपील है। जी सर, इस क्षेत्र के युवा आपको अपना यूथ आइकॉन मानते हैं, आप माने जाते हैं क्षेत्र के युवाओं की। सर, जो युवा आपको सुन रहे हैं, या जो युवा और भी बहुत सारे लोग राजनीति में आना चाह रहे हैं, बहुत कुछ आपको देख के वो सीख रहे हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या कहना है सर? देखिए, सबसे पहले मैं तो उनका धन्यवाद करना चाहूँगा जो हमारे युवा भाई हैं, युवा मित्र भाई हैं जी, जो मुझे अपना आइडियल मानते हैं, या मुझे अपना अगुआ मानते हैं, या मुझे अपना भाई मानते हैं, छोटा भाई बड़ा भाई, जिस तरह की व्यवस्था है, ये तो उनका बड़प्पन है जी। युवाओं का जिस तरह प्रेम रहा है, मैं देख रहा हूँ क्षेत्र में तमाम नेता निकल रहे हैं, तमाम व्यवस्थाएं हैं, लेकिन जिस तरह युवाओं ने मुझ पर विश्वास किया, जिस तरह मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और युवा ही इस देश का कर्णधार हैं जी, क्योंकि युवाओं पर सारी व्यवस्था युवाओं पर ही आधारित है। और मैं उनसे यही अपील करूँगा कि हर क्षेत्र में, चाहे वह राजनीति हो, चाहे वह पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे वह किसानी का क्षेत्र हो, क्षेत्र कोई बुरा नहीं है, पांचों उंगलियां एक समान नहीं होती हैं। ये व्यवस्था नहीं है कि हर आदमी आईएएस बन जाए, या हर आदमी विधायक सांसद बन जाए, या हर आदमी किसान ही बन जाए। लेकिन जिस क्षेत्र में आपकी रुचि है, उस क्षेत्र में तटस्थ होकर आप कार्य करेंगे। किसी को एक अपना स्वामी विवेकानंद जी को, या किसी महान पुरुष चंद्रशेखर आज़ाद जी को अपना आइडियल मानिए, क्रांतिकारी व्यवस्था एक लागू कीजिए। क्षेत्र में विभिन्न समस्याएं जितनी हो रही हैं, अपने अपने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को सुनिए, उन समस्याओं को ऊपर ले जाके ब्लॉक पर, तहसील पर, ज़िले पर उनकी आवाज़ उठाइए। आपके साथ फिर भी अगर कोई अन्याय हो रहा है, हमसे जुड़िए, हम आपके साथ 24 आवर्स 24x7 आवर्स आपके साथ खड़े हैं, तत्पर, चाहे रात हो दिन हो जी, हम आपके साथ कंधे कंधा मिलाकर चलेंगे। आपकी आवाज़, जो भी काम नहीं हो रहा है, यहाँ से लेकर प्रदेश तक आपकी आवाज़ उठाऊंगा। यह विशाल मिश्रा का वादा है जी। इसके साथ अटल जी की एक कविता है कि 2 लाइनें हैं। अंधियारे में उजियारे में बाधाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। जब मैं रास्ते से अपने विमुख हो जाता हूँ तो अटल जी की कविताएं हम सुनता हूँ जी। अटल जी भी मेरे आइडियल हैं, और उनकी कविताओं को सुनकर एक उत्साह और एक ऊर्जा मिलती है। उस ऊर्जा से फिर मैं दुगनी रफ्तार से काम करता हूँ।
तो मैं यही युवा मित्र मंडली को अपने या युवा भाइयों को अपने कहना चाहूँगा, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो युवा भाई हमारे हर क्षेत्र में आगे आएँ, उनसे कंधे से कंधा मिलाकर विशाल मिश्रा खड़ा है एवं उनके सुख दुख में खड़ा है। जो व्यवस्था आपके क्षेत्र में जहाँ तक प्रयास करिए, आप अपने क्षेत्र की समस्याओं को सुलझाइए। यदि आप उसमें नहीं सुलझाने में सक्षम हैं, आप मुझ तक पहुँचाइए, मैं उसके लिए निदान करूँगा, मैं उसके लिए यहाँ से लेकर प्रदेश तक लड़ाई लड़ूँगा। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा युवा भाइयों। लगा दो आग पानी में, शरारत हो तो ऐसी हो, मिटा दो जुल्म की हस्ती, बगावत हो तो ऐसी हो। दोस्तों, अभी तक आप हरैया विधानसभा की राजनीति में एक उभरता हुआ चेहरा श्री विशाल मिश्रा जी को आप सभी सुन रहे थे। दोस्तों, जैसा कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी तक अभी शुरू से यहाँ तक सुनते हुए पहुँचे हैं, आपने जो वादा किया कि मैं भ्रष्टाचार को ख़त्म करूँगा, जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, वंचित हैं, दबे कुचले लोग हैं, उनकी मैं एक आवाज़ बन के उभरूँगा और उनको न्याय दिलाने के लिए, उनकी समस्या से मुक्त करने के लिए मैं हर कोशिश करूँगा। अगर ऐसे रास्ते पे विशाल मिश्रा जी चल रहे हैं और आप सभी को ऐसा प्रतीत हो रहा है, तो मैं विशाल मिश्रा जी की तरफ से एक बार विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे व्यक्ति को राजनीति में लाना आप सभी नागरिकों का कर्तव्य है, और राजनीति में लाना ही नहीं, उनको एक बार मौका दिया जाना भी आप सभी का कर्तव्य है। और एक बार आप ज़रूर मौका दीजिए। तो मुझे लगता है कि ये जो राजनीति में लूटपाट मची हुई है, भ्रष्टाचार मचा हुआ है, इतनी ज़्यादा समस्याएं हमारे समाज में दिखती हैं, लोग समस्या को समस्या मानते हैं कि ये, लेकिन उसके लिए कुछ करना नहीं चाहते हैं। तो मैं कहता हूं कि आपको केवल इतना ही करना है कि अपने मताधिकार रूपी हथियार से एक बार आप विशाल मिश्रा जी को मौका दीजिए। तो ये जो आपके सामने समस्याएं दिख रही हैं, वो एक बार निश्चित रूप से ख़त्म होगी। और ये जो भाइयों को एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, एक क्रांतिकारी अपने अंदर एक क्रांति की भावना लाइए, क्षेत्र में एक क्रांति की मिसाल कायम कीजिए। क्योंकि व्यवस्थाओं को जिस तरह मैं देख रहा हूँ, यहाँ गांधीगिरी से काम नहीं हो पा रहा है। तो गांधीगिरी से अगर काम नहीं हो पा रहा है, तो चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह बनने का काम कीजिए। क्योंकि 4 लाइनें मैं कहूँगा, तलवारों की धारों पर जो लिख दे राष्ट्रवाद की भाषा, पलक झपकते प्रलय मचा दे, यही जवानी की परिभाषा। इसी के साथ मैं अपने भाइयों से विराम लूँगा। उनका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। सर, आपने हमारे साथ जुड़े और बहुत सारे प्रश्नों का आपने बखूबी के साथ उत्तर दिया, इसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को धन्यवाद।